चलिए एक पल के लिए एक तस्वीर की कल्पना करते हैं। 16-17 जनवरी 2026 की एक बेहद सर्द और घने कोहरे वाली रात। इतनी ठंड की हड्डियां कांप जाएं। एक 27 साल का नौजवान, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, काम के बाद अपने घर लौट रहा है और फिर अचानक जो एक आम सी रात लग रही थी वो एक भयानक सपने में बदल जाती है। उसकी गाड़ी सड़क से उतरकर पानी से भरे एक विशाल अनदेखे गड्ढे में जा गिरती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सड़क हादसे पर खत्म नहीं होती है। असल में कहानी तो वहां से शुरू होती है। ये कहानी है उस हादसे के बाद के 90 मिनट की। वो नौजवान बच जाता है, किसी तरह अपनी डूबती हुई गाड़ी की छत पर चढ़ता है और उस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में, घने अंधेरे और कोहरे के बीच मदद के लिए संघर्ष करता है। एक एक मिनट कीमती था और वो 90 मिनट तक लड़ता रहा। आज हम नोएडा के युवराज मेहता मामले की इसी दुखद कहानी की परतों को खोलेंगे। हमारे पास जो वेरीफाइड न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक हादसा था या फिर लापरवाही और नज़रअंदाजी की एक लंबी कहानी का दुखद नतीजा। आज हमारी पड़ताल का केंद्र सेक्टर 150 नोएडा में हुई यही घटना है और हमारा लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझना है कि क्यों हुआ, कौन से सुरक्षा उपाय नदारद थे और इस घटना के बाद जो कदम उठाए गए क्या वो काफी हैं? बिल्कुल। चलिए इस मामले को परत दर परत समझते हैं, क्योंकि हर परत में एक नई और चौंकाने वाली जानकारी छुपी है। तो सबसे पहले उस रात की घटनाओं को क्रम से समझते हैं। युवराज मेहता, जो गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करते थे और नोएडा के सेक्टर 150 में अपने पिता के साथ रहते थे, वो देर रात घर वापस आ रहे थे। एक रूटीन ड्राइव थी जो उन्होंने शायद सैकड़ों बार की होगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात कोहरा बहुत ज्यादा था, विजिबिलिटी लगभग जीरो। हाँ, बिल्कुल जीरो थी। और इसी वजह से उनकी एसयूवी सड़क के किनारे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बने पानी से भरे एक बहुत बड़े गड्ढे में जा गिरी। यहाँ सबसे चौंकाने वाली और अहम बात यह है कि उस गड्ढे के आसपास सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं था। ना कोई बैरिकेड, ना कोई रिफ्लेक्टर टेप, ना ही कोई चेतावनी का साइन बोर्ड। वो एक अनदेखा जाल जैसा था जो अंधेरे और कोहरे में किसी का भी इंतजार कर रहा था। मतलब एक खुला जाल एक शहरी इलाके के बीचों बीच। ये बात ही अपने आप में अविश्वसनीय लगती है। और हादसे के बाद जो हुआ वो सुनकर तो दिल दहल जाता है। युवराज ने हिम्मत नहीं हारी। वो किसी तरह गाड़ी की छत पर चढ़ने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने फोन की टॉर्च चलाई, मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाई और अपने पिता को भी फोन किया। मतलब उन्होंने बचने की हर मुमकिन कोशिश की। ये उनके असाधारण संघर्ष की कहानी है जो लगभग 90 मिनट तक चली। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को देखें तो ये कहानी और भी साफ हो जाती है कि कैसे वक्त हाथ से निकलता गया और सिस्टम एक जिंदगी को बचाने में नाकाम रहा। 90 मिनट, ये सुनना ही सहरन पैदा करता है। मदद के इंतजार में एक एक मिनट एक घंटे जैसा लगा होगा। चलिए इस 90 मिनट की कहानी को और करीब से समझते हैं। आखिर उस रात वक्त के साथ हुआ क्या था? रिपोर्ट्स के अनुसार रात लगभग 12 बजे के आसपास उनकी गाड़ी उस गड्ढे में गिरी। अगले 5 से 10 मिनट के अंदर, यानी करीब 12:10 तक वो अपनी गाड़ी की छत पर फंसे हुए थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। इसी बीच उन्होंने अपने पिता को फोन करके अपनी लोकेशन बताई। इसका मतलब है कि 12:10 तक परिवार और शायद अथॉरिटीज को भी पता चल चुका था कि कोई फंसा हुआ है और उसे मदद की जरूरत है। यहाँ से तो रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से शुरू हो जाना चाहिए था। जी, होना तो यही चाहिए था। इसके बाद लगभग 12:15 से 12:30 के बीच उनके पिता और आसपास के कुछ लोगों ने पुलिस और फायर सर्विस को सूचना दी। बचाव दल मौके पर पहुंचा भी, लेकिन यहाँ 2 बड़ी चुनौतियां थी। एक तो घना कोहरा जिससे कुछ भी देख पाना मुश्किल था, और दूसरा गड्ढे का वो बर्फीला ठंडा पानी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शुरुआती बचाव दल के पास इस तरह के हालात से निपटने के लिए वो जरूरी उपकरण ही नहीं थे। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, जब युवराज ने अपने पिता को फोन किया तो लोकेशन तो पता चली गई होगी। आज के जमाने में जीपीएस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, फिर इमरजेंसी सर्विसेज को कोहरे में भी उस जगह को पिन पॉइंट करने में इतनी देर क्यों लगी? क्या उनके पास जरूरी तकनीक या ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं था? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और जांच का एक अहम हिस्सा भी है। ऐसा लगता है कि घना कोहरा और शायद उस इलाके की खराब लाइटिंग ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया, जहां टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसान को पहुंचने में वक्त लग गया।
और इसी उथल-पुथल के बीच एक ऐसी घटना हुई जो इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला और शायद सबसे मानवीय पहलू है। आप उस डिलीवरी एजेंट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। एक डिलीवरी एजेंट जो वहां से गुजर रहा था, उसने युवराज की चीखें सुनी। ये घटना रात के लगभग 1:45 पर हुई। उसने एक पल भी नहीं सोचा और युवराज को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उस बर्फीले पानी के गड्ढे में कूद गया। सोचिए, एक तरफ जहां करोड़ों का सिस्टम फेल हो गया, वहीं एक आम इंसान जिसके पास कोई ट्रेनिंग या उपकरण नहीं थे, उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। ये अविश्वसनीय है। ये इंसानियत पर भरोसा भी दिलाता है और सिस्टम पर गुस्सा भी। पर वो उन्हें बचा नहीं सका। दुर्भाग्य से नहीं। कोहरा, अंधेरा और ठंड बहुत ज्यादा थी। वो युवराज तक पहुंच ही नहीं सका और समय बीतता गया। रात 2 बजे से 2:30 बजे के बीच लगभग 90 मिनट तक उस जानलेवा ठंडे पानी में फंसे रहने के बाद हाइपोथर्मिया और डूबने की वजह से युवराज की मौत हो गई। बचाव दल, जिसमें बाद में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की स्पेशलिस्ट टीमें भी शामिल हुईं, ने लंबे प्रयास के बाद सुबह करीब 4 से 4:30 बजे के बीच उनके शव को बाहर निकाला। 90 मिनट और अंत में सिर्फ उनका शव बाहर आया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं लगता, ये एक सिस्टम की नाकामी की लाइव कमेंट्री जैसा लगता है। अगर सही उपकरण और तैयारी होती तो शायद नतीजा कुछ और होता। और यहीं पर यह मामला और भी पेचीदा हो जाता है। जब हम ये सवाल पूछते हैं कि यह हादसा क्यों हुआ, तो जवाब सिर्फ उस रात के कोहरे में नहीं मिलता। असली सवाल यह है कि वो गड्ढा वहां उस असुरक्षित हालत में था ही क्यों? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक कंस्ट्रक्शन साइट को इस तरह खुला कैसे छोड़ा जा सकता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गड्ढा कोई नई खुदाई नहीं थी। सैटेलाइट तस्वीरों में ये गड्ढा साल 2021 से दिखाई दे रहा था। 1 मिनट, 2021 से? ये बात तो सिर्फ लापरवाही से कहीं ज्यादा गहरी लगती है। इसका मतलब है कि शहर का जो सिस्टम सर्वे, इंस्पेक्शन और पब्लिक सेफ्टी के लिए बना है, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये एक अनदेखा गड्ढा नहीं था, ये एक अनदेखा सिस्टम था। एग्जैक्टली। और यही असली डीप डाइव है इस मामले का। हादसा तो सिर्फ नतीजा है। असली कहानी सालों तक चली आ रही ब्यूरोक्रेटिक इंडिफरेंस की है, जहां कागजों पर शहर स्मार्ट बन रहा है, लेकिन जमीन पर जानलेवा गड्ढे मौजूद हैं। रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि स्थानीय निवासियों के अनुसार उसी जगह पर पहले भी छोटे-मोटे हादसे हो चुके थे। लोगों ने इसकी शिकायतें भी की थी। ये घटनाएं तो अधिकारियों के लिए एक बड़ी चेतावनी होनी चाहिए थी। और इसमें एक चौथा एंगल भी है, जनता की आवाज का अनसुना किया जाना। अगर रिपोर्ट सही है कि स्थानीय लोग पहले भी शिकायत कर चुके थे, तो यह सिर्फ तालमेल की कमी नहीं, बल्कि सत्ता की अकड़ और नागरिकों के प्रति उदासीनता का भी मामला है ना? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो इस लापरवाही पर आखिरी मोहर लगा दी होगी। बिल्कुल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि युवराज की मौत डूबने से हुई, जो ठंडे पानी में लंबे समय तक रहने के कारण हुई थी। उनके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था और नाक में कीचड़ फंसा हुआ था, जिससे दम घुटने और हार्ट फेलियर की पुष्टि हुई। इसका मतलब अगर बचाव दल 30-40 मिनट पहले भी उन तक पहुंच जाता, तो शायद नतीजा कुछ और होता। मौत का कारण सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि मदद पहुंचने में हुई देरी। निश्चित रूप से। और ये इस केस को एक्ट ऑफ गॉड या सिर्फ एक एक्सीडेंट की श्रेणी से हटाकर मैन मेड ट्रेजेडी की श्रेणी में डाल देता है। ये एक रोकी जा सकने वाली मौत थी, एक ऐसी मौत जिसके लिए कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। तो इस घटना के बाद जब ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, तो प्रशासन की नींद टूटी या हमेशा की तरह लीपापोती की कोशिश हुई? इस घटना ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया, क्योंकि पब्लिक का गुस्सा बहुत ज्यादा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को उनके पद से हटा दिया गया और पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया। और जिस डेवलपर की जमीन पर यह गड्ढा था, उसका क्या हुआ? क्या किसी की जवाबदेही तय हुई? हाँ, डेवलपर और साइट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पार्टियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन पर आपराधिक लापरवाही और गड्ढे की बैरिकेडिंग न करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बाद जमीन के मालिक और बिल्डर अभय कुमार, जो MZ विजटाउन नाम की कंपनी से जुड़े हैं, उन्हें असुरक्षित साइट की स्थितियों के लिए गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन क्या एक गिरफ्तारी काफी है? क्या ये सिर्फ पब्लिक के गुस्से को शांत करने का एक तरीका है, या इससे वाकई कोई सिस्टेमिक चेंज आएगा? अक्सर ऐसे मामलों में 1-2 लोगों पर कार्रवाई करके मामला रफा दफा कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल जांच जारी है।
सबूत के तौर पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ की टीम ने कई दिनों की मुशक्कत के बाद युवराज की डूबी हुई एसयूवी को भी गड्ढे से बाहर निकाला है। ये गाड़ी अब जांच में एक अहम सबूत है जो उस रात की पूरी कहानी को समझने और लापरवाही के स्तर को तय करने में मदद करेगी। और जनता की क्या प्रतिक्रिया रही, खासकर उन लोगों की जो इस इलाके में रहते हैं और रोजाना ऐसे खतरों के बीच से गुजरते हैं? जनता की प्रतिक्रिया बहुत तीव्र और गुस्से वाली थी। स्थानीय निवासियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने जवाबदेही की मांग को लेकर आवाज उठाई। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस खतरनाक गड्ढे के बारे में उनकी चेतावनियों और शिकायतों को इस त्रासदी से पहले लगातार नजरअंदाज किया गया था। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसे टाला जा सकता था। उनके लिए ये आई टोल्ड यू सो वाला एक दर्दनाक पल था। तो आज की इस पूरी चर्चा से कुछ बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। युवराज मेहता की मौत सिर्फ एक कोहरे वाली रात में हुआ हादसा नहीं थी। ये सुरक्षा उपायों की भारी कमी, सालों से चली आ रही प्रशासनिक लापरवाही और लगातार की जा रही चेतावनियों को नजरअंदाज करने का एक बेहद दुखद परिणाम थी। बिल्कुल। 90 मिनट तक चला उनका संघर्ष, बचाव कार्यों में हुई देरी और उस गड्ढे का सालों से वहां असुरक्षित रूप में मौजूद होना, ये सभी इस मामले के महत्वपूर्ण पहलू हैं। बाद में हुई प्रशासनिक कार्रवाई जैसे बिल्डर की गिरफ्तारी और एसआईटी जांच, ये सही दिशा में उठाए गए कदम जरूर हैं, लेकिन ये उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर सकते जो एक परिवार को हुआ है, और ना ही ये इस बात की गारंटी देते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये मामला नोएडा की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई एक विशेष विफलता को तो उजागर करता ही है, लेकिन ये हम सभी के लिए एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो तेजी से विकसित हो रहे शहरी इलाकों में रहते हैं। हमारे आसपास ऐसे और कितने अनदेखे गड्ढे या खतरे मौजूद हो सकते हैं? शहरी नियोजन में हुई लापरवाही के लिए असली जवाबदेही का मतलब क्या सिर्फ एक गिरफ्तारी या एक जांच कमेटी है, या फिर इसका मतलब उस पूरे सिस्टम को बदलना है जो शिकायतों को अनसुना करता है और विकास के नाम पर इंसानी जिंदगी की कीमत को नजरअंदाज कर देता है?